आज हम कक्षा 7 के विज्ञान भारती के इकाई 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इकाई 1 में कक्षा 6 के ही चीज़ों पर आधारित है। इकाई 1 का नाम है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हमने देखा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। तो विज्ञान क्या है, पिछले अध्यायों में जाना जा चुका है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि प्रौद्योगिकी क्या है। वास्तव में विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के अनुप्रयोग से जो संसाधन मानव हित में बनते हैं वही प्रौद्योगिकी है। और ये प्रौद्योगिकी कैसे विकसित होती है? विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों से विकसित होती है। बहुत पहले जब मानव जंगलों में घुमा करता था तो उसने देखा कि सामान को उठा के ले जाने की अपेक्षा लुढ़का के ले जाना आसान है। जैसे बहुत बड़ा लकड़ी का लट्ठा है तो उसको लुढ़का के ले जाना आसान होगा। इसी तरह से सिलेंडर को सिर पर ले जाने की अपेक्षा उसको लुढ़का के ले जाना आसान होता है। इसी क्रम में उसने पहिए का आविष्कार किया। तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। तब से मानव ज़्यादा सभ्य हो गया और ये पहिए का आविष्कार ही प्रौद्योगिकी है। और इसी आधार पर बैलगाड़ी आया और बैलगाड़ी का प्रयोग होने लगा। धीरे धीरे हम बैलगाड़ी से अत्याधुनिक साधनों, मोटर गाड़ी, कार, बस, स्कूटर, ट्रेन, हवाई जहाज़ तक पहुंच गए हैं। इस तरह से नित्य नई प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ है और हम दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी का ही उपयोग कर रहे हैं। सुबह ब्रश, व्यंजन, टूथपेस्ट से लेकर कापी, पेन, किताब, कलम और रात में बल्ब, चश्मा इत्यादि का प्रयोग सब प्रौद्योगिकी की ही देन है। तो प्रौद्योगिकी क्या है? विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में उपयोगी संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। अब हम आगे चलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता है वैसे मानव जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन का परिवर्तन आता है और इसका विभिन्न क्षेत्रों में हम परिवर्तन देख सकते हैं। जैसे भोजन के क्षेत्र में हमने जानते हैं कि पहले मिट्टी का चूल्हा होता था, अब गैस चूल्हा हो गया और अब आगे बढ़ते हुए विद्युत ओवन और सोलर कुकर तक पहुंच गए हैं। इसी तरह से हम यातायात के क्षेत्र में देखते हैं कि पहले बैलगाड़ी, तांगा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी का उपयोग करते थे। अब मोटर, स्कूटर, कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमारा मानव जीवन में परिवर्तन आ रहा है। इसी तरह से हम चिकित्सा के क्षेत्र में देख सकते हैं। पहले रोगों के लिए तो झाड़ फूँक, नाड़ी देखकर लोग अनुमान लगा के चिकित्सा करते थे, किंतु अब जो है आंतरिक अंगों की भी जांच होने लगी है। एक्सरे मशीन और सीटी स्कैन से आंतरिक अंगों की जांच होती है। मस्तिष्क की जांच स्कैनर द्वारा होती है और शरीर के अंदर की भागों की जांच एंडोस्कोपी मशीन द्वारा होने लगी है। संचार के क्षेत्र में पहले लोग कबूतर इत्यादि का प्रयोग करते थे, किंतु अब मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, ईमेल, फैक्स इत्यादि का प्रयोग करने लगे हैं। अब मनोरंजन के क्षेत्र में पहले तो नाटक, नौटंकी, नुक्कड़ इधर और शतरंज आदि का होता था प्रयोग, किंतु अब क्या हो गया, वीडियो गेम हो गया है, फिल्म हो गई है, सिनेमा हो गया है। तो कंप्यूटर पर भी तरह तरह के गेम आ गए हैं, तो वो सब मनोरंजन के साधन हो गए। उद्योग धंधों में बहुत परिवर्तन आया। पहले उद्योग धंधे सीमित थे, किंतु जैसे जैसे विज्ञान बढ़ी वैसे वैसे बड़े बड़े कारखाने बनने लगे। जैसे कि स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में बड़े बड़े उद्योग कारखाने लगे हुए हैं। इसी तरह से जल विद्युत शक्ति केंद्र लगा हुआ है रिहंद में। फिर एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के बड़े बड़े कारखाने आपके अनपरा, ऊंचाहार, पनकी इत्यादि में लगा हुआ है। इसी तरह से आपने देखे होंगे कि नाभिकीय ऊर्जा के लिए भी, उत्पादन के लिए भी संयंत्र बन गए हैं। जैसे ट्राम्बे, नरोरा, कलपक्कम, काकरापारा, राणा सागर में लगे हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में तो बहुत ही क्रांति लाया। पहले कृषि के क्षेत्र में क्या होता था, हल बैल का प्रयोग होता था। बाद में क्या हो गया, अब हम ट्रैक्टर का प्रयोग करने लगे। सिंचाई के लिए पहले कुआं, रहट, ढेकली का प्रयोग करते थे, अब किसका प्रयोग करते हैं, ट्यूबवेल,
नहरों का प्रयोग करते हैं सिंचाई के लिए। पहले साधारण बीज का उपयोग करते थे, अब उन्नतशील बीजों का उपयोग करते हैं। इससे क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि के साथ हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए। ये खाद्यान्न पहले मंगाया जाता था, अब हम खाद्यान्न पे आत्मनिर्भर भी हो गए। कृषि क्षेत्र में आशातीत वृद्धि हुई, इसी से हरित क्रांति भी आई थी 60-70 के दशक में। तो प्रश्न भी उठता है कि हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति है आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग और पर्याप्त सिंचाई के संसाधनों द्वारा कृषि क्षेत्र में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। इसी तरह हरित क्रांति के साथ ही हम कई अन्य क्षेत्रों में भी क्रांति लाए हैं और उत्पादन को बढ़ाए हैं, जिससे मत्स्य उत्पादन के लिए हम केवल उसी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि कुछ ऐसे प्रयोग करते हैं जैसे उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा भी मछली का उत्पादन होने लगा है। रेशम के लिए हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, किस तरह से कीटों को पाला जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेशम प्राप्त हो। सूअर पालन में भी इसी तरह से हम लोग ज़्यादा सूअर प्राप्त करते हैं। मुर्गी पालन में भी इसी तरह से उन्नतशील और टीकाकरण की विधियों का प्रयोग करते हैं। सब्जी उत्पादन या फसल उत्पादन में ही उन्नतशील बीजों का प्रयोग होने लगा। तो इसी तरह से कई क्रांतियाँ आई, जैसे हरित क्रांति फसल क्षेत्र में, श्वेत क्रांति दुग्ध में, पीली क्रांति तिलहन में, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन में, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन में, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में हुआ है। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो हमने देखा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संयोग से हमने ऐसे तकनीकों का विकास के लिए कि कई क्षेत्रों में क्रांति आ गई है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वो कैसे? विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करके प्रौद्योगिकी का विकास होता है, और जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती जाती है वैसे वैसे विज्ञान का विकास होता जाता है, और जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता जाता है वैसे वैसे उन्नत हमें प्रौद्योगिकियाँ भी मिलती रहती हैं। अब हम आगे के देखते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। औद्योगिक क्रांति भी इसी के कारण, विज्ञान के कारण ही आई हुई है। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपास्त्र, विमान वेदी, तोपें, टैंक इत्यादि का निर्माण होने लगा। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, मनोरंजन के साधनों से निर्माण प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा। सूचना के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका में उभर रहा है। इस तरह से उद्योगों में क्रांति आ रही है। जनसंचार में भी क्रांति आई है, जिसमें कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट का बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगों और जटिल कार्य अनेक उपयोगी और जटिल कार्य सरलता से हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं, संपादित किए जा सकते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटर का उपयोग रेल आरक्षण, आंकड़ों का रखरखाव, गणना, टाइप इत्यादि अनेक कार्यों में किया जा रहा है। इंटरनेट क्या है? यह कंप्यूटर की नवीन प्रणाली है कि टेलीफोन लाइन से जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम घर बैठे विश्व के विभिन्न देशों से सूचनाएं और आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल क्या है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक संचार की एक नई युक्ति है, संचार की एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। यहाँ भी हम घर बैठे ही कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों से कंप्यूटर से सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जा सकता है। एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने के लिए सबसे सस्ता साधन है ईमेल। भारत से सिंगापुर को संदेश अत्यंत कम शुल्क पर पल भर में भेजा जा सकता है। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन संचार को तीव्र कर दिया। हम केवल बटन दबाते हैं और एक दूसरे से संपर्क हो जाता है, बातचीत हो जाती है। कृषि क्षेत्र में हमने आशातीत वृद्धि को देख ही लिया है। ईंधन के क्षेत्र में हम देख ही रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, अन्य वाहनों के साथ ही विकास हो रहा है। नए नए ईंधनों का भी विकास हो रहा है। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी में हम लोग अब लगभग टीकाकरण का विकास करके उसको काबू कर लिए हैं। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपी आदि शरीर के अंदरूनी भागों की जांच में प्रयोग होता है। राष्ट्रीय सूचना और युद्ध में भी बहुत प्रयोग हो रहा है। आज भारत परमाणु संपन्न हुआ है तो क्यों? विज्ञान के कारण ही हुआ है। और जैसे जैसे हम उन्नत होते जाते हैं, रक्षा प्रतिरक्षा क्षेत्र में हम मजबूत होते चले जा रहे हैं
और जो देश रक्षा प्रतिरक्षा में ज़्यादा मजबूत है वो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित समझता है। और इजराइल को देख लीजिए, अपने अगल बगल शत्रुओं से घिरा होने के पश्चात भी स्वतंत्र अपने आप को बनाए हुए है और कभी हारता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ उन्नतशील प्रौद्योगिकियाँ रक्षा प्रतिरक्षा क्षेत्र में उसने बना लिया है। इसी तरह से अमेरिका रूस विज्ञान का प्रयोग करके उन्नतशील रक्षा प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास करते रहते हैं, इसलिए विश्व में सबसे आगे भी हैं वो सब। अब भारत भी इसमें आगे हो रहा है। परंतु क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जहाँ मैंने बताया एक दूसरे का पूरक है और इससे मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और साथ ही साथ मानव का जीवन तेज भी हुआ है, सरल भी हुआ है, सुगम हुआ है, आनंदमय हुआ, कार्य सुगमता से हो जाते हैं। तो क्या ये हमेशा लाभकारी होते हैं? तो ये देखा गया कि हमेशा लाभकारी नहीं है, क्योंकि हमने जब देखा कि यहाँ जो उद्योग लग रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग कल कारखाने लग रहे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण भी हो रहा है, क्योंकि कचरा मिट्टी में फेंके जा रहे हैं, नदी नालों में कचरा फेंका जा रहा है और उनका धुआं वायु में जाकर वायुमंडल को प्रदूषित करता है। मोटर गाड़ियाँ, कार, बस, ट्रेन इत्यादि जो जा रही हैं वो भी धुआं छोड़ रही हैं, तो इस तरह से वायु प्रदूषण हो रहा है। हालांकि इस पर कंट्रोल पाने का प्रयास किया जा रहा है और जैसे इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं, सीएनजी वाहनों का प्रयोग होना शुरू हो रहा है, परंतु फिर भी अभी भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। दूसरा, जंगलों की अंधाधुंध कटाई से प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। तो इस प्रौद्योगिकी का अंधाधुंध प्रयोग से दुष्परिणाम है। अगले की वीडियो में हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। धन्यवाद।